अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन डिस्कस करेंगे और इनकी रिएक्टिविटी। तो हम जानते हैं कि ईथीन जो है इसमें एक पाई बॉन्ड मौजूद होता है, तो इनकी वजह से ये हाईली रिएक्टिव होता है। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होते हैं, एबव एंड बिलो द प्लेन होते हैं, ज़्यादा एक्सपोज होते हैं और इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। तो जब भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो पहले पाई बॉन्ड के साथ जो है ये टूटेगा, इनके साथ रिएक्शन करेगा। तो ईथीन के ऊपर जो है किस तरह की एमसीक्यूज आ सकते हैं। नंबर 1, इनका हर एक कार्बन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज है। हमें कैसे पता चलेगा? इसके टर्मिनल एटम जो है 3 मौजूद है, 2 यहाँ पर हाइड्रोजन और तीसरा जो है यहाँ पर कार्बन। तो हमने एक लेक्चर में आपको बताया है हाइब्रिडाइजेशन के कि आप सेंट्रल एटम के सराउंड में टर्मिनल एटम को काउंट कर लें या सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर ले और प्लस लोन पेयर जो है उनको देख ले। तो इनके 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो ऐसा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन इसमें 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन इनका मौजूद है। उस साइड पर भी जो कार्बन है उनका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। sp2 इनका शेप जो है ट्राइगोनल प्लेनर होगा और उस साइड पर जो मौजूद है वो भी sp2 हाइब्रिडाइज है, उस साइड से भी ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगा और इसमें 120 डिग्री जो है ये बॉन्ड एंगल होगी। इसी तरह जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है इसमें एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड मौजूद हैं। जहाँ पर भी एक बॉन्ड हो तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा, लेकिन अगर आपके पास 2 बॉन्ड हैं तो एक सिग्मा और दूसरा पाई होगा। जब 3 बॉन्ड हो तो उसमें एक सिग्मा और 2 जो है ये पाई बॉन्ड होंगे। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये तमाम के तमाम सिग्मा बॉन्ड हैं। अगर फर्दर इसमें ये पूछा जाए कि कौन सा ऑर्बिटल के लिहाज से नाम देना हो तो इनका ऑर्बिटल जो है sp2 हाइब्रिडाइज है और इनका जो ऑर्बिटल इनके साथ मिला हुआ है वो s। तो sp2 s सिग्मा बॉन्ड इनको कहा जाता है या sp2 भी कह सकते हैं। और जो कार्बन कार्बन के बीच में है ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना है, तो sp2 सिग्मा बॉन्ड है। इनका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है शो करता है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन ये है कि उसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो। तो सिस ट्रांस आइसोमर या EZ आइसोमर जो है ये शो करता है। सिस ट्रांस में और EZ में क्या डिफरेंस होगा कि अगर हमारे पास ये 2 ग्रुप्स जो यहाँ पर लगे हो, सपोज़ यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर आपके पास जो है हाइड्रोजन है, यहाँ पर अगर क्लोरीन और यहाँ पर हाइड्रोजन, तो इस वक्त हम जो है इनको ट्रांस का नाम देते हैं। और अगर ये दोनों क्लोरीन एक ही साइड पर लगे हो तो फिर जो है इनको सिस का नाम दिया जाता है। सिस सेम साइड और ट्रांस अपोजिट साइड। इस वक्त हम इनको सिस का नाम देंगे। लेकिन जब पूरे ग्रुप्स डिफरेंट हो तो फिर हम CIP रूल्स फॉलो करते हैं, प्रायोरिटी को देखते हैं कि किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है और किसका कम है। जैसे आपके पास ये क्लोरीन और यहाँ पर जो है ये क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहाँ पर जो है आपके पास सपोज CH3 लगा हुआ है। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर इनका जो है, अगर एटॉमिक नंबर आपको याद भी ना हो तो आप टॉप टू बॉटम देख सकते हैं कि क्लोरीन पहले और क्लोरीन डाउन द ग्रुप है। तो ये लाइटर है और ये है हैवी है। तो जो लाइटर है उनका एटॉमिक नंबर कम होगा और ये हाइड्रोजन ये लाइटर और कार्बन इससे जुड़ा हुआ है तो ये जो है हैवी। यानी अगर एटॉमिक नंबर दोनों का अगर सेम है तो फिर आप मास नंबर से डिसाइड कर लें। लेकिन जो CIP रूल है, कॉन एंड गोल्ड प्रिलॉग रूल, तो उसमें एटॉमिक नंबर पहले उससे देखते हैं, अगर वो सेम है तो फिर आइसोटोप जो है उनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, फिर मास नंबर से डिसाइड करेंगे। तो अगर हैवी मास वाले जो है एक ही साइड पर है तो फिर इनको ज़ूसामेन Z से जो है डिनोट करते हैं। अगर ये अपोजिट साइड पर हैवी और लाइट एक दूसरे के अपोजिट मौजूद है, जैसे यहाँ पर जो है मैं फ्लोरीन बना दूँ और यहाँ पर क्लोरीन बना दूँ, तो ये जो है आपके पास ये हैवी एक दूसरे के अपोजिट और ये लाइट जो है ये एक दूसरे के अपोजिट, तो इनको जो है ज़ूसामेन कहेंगे। और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो इनको एंडजेन ई से फिर जो है
तो दोनों में ये डिफरेंस है कि सिस ट्रांस में एक ही कार्बन से दो सेम यानी ग्रुप डिफरेंट ग्रुप अटैच होंगे, लेकिन यहाँ पर भी वही ग्रुप होंगे, तो फिर सिस ट्रांस ये टर्म यूज़ करते हैं। और EZ जब चारों एटम्स जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो या ग्रुप ऑफ एटम मुख्तलिफ हो, तो फिर उनके एटॉमिक नंबर मास नंबर के लिहाज से डिसाइड करते हैं। तो ये इनके अलावा जो है इसमें रोटेशन जो है ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड ये रोटेशन नहीं होगी, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी डबल बॉन्ड में। पाई बॉन्ड लाइज एबव एंड बिलो, जैसे हमने कहा कि इससे एबव और बिलो ये पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है मौजूद होते हैं, और पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग से, और ये जो हेड टू हेड है ये आपके पास जो है सिग्मा बॉन्ड है, और साइड वाइज ये आपके पास पाई बॉन्ड है। टोटल 18 में जो है सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो ये भी आपके पास सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, और ये भी उसी तरह इस साइड से आप देख लें तो ये आपके पास सिग्मा और ये बीच में एक सिग्मा है। तो टोटल जो है आपके पास पाई ये दोनों के लिए काउंट होगा, तो 5 सिग्मा बॉन्ड जो है इसमें मौजूद हैं, और एक जो है इसमें पाई बॉन्ड ये मौजूद है। और सिग्मा बॉन्ड को मज़ीद क्लासीफाई करेंगे तो इसमें एक sp2 सिग्मा बॉन्ड है, और ये 4 जो है ये आपके पास sp2s सिग्मा बॉन्ड मौजूद है, जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बना हुआ है। और जो पाई ऑर्बिटल हो, ये पाई बॉन्ड जो है ये आपके पास अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है हमेशा पाई बॉन्ड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है, जो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता। तो ये MCQs की पॉइंट याद रखें, ये इंडिकेट में आ सकते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन को अगर हम देखेंगे तो इसमें जैसे हमने कहा कि इसमें पाई बॉन्ड मौजूद है, और ये अल्केन के निस्बत जो है ज़्यादा रिएक्टिव होगा, पाई बॉन्ड वीक होगा, लूजली बॉन्डेड होगा, तो ये आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का क्या मतलब है कि ये आपके पास E3 है, और E3 के पास जो है ये इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, तो इनके ऊपर जो है कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज जो है ऐसे मौजूद होगा, तो इलेक्ट्रॉन लविंग, तो ये इनके साथ जो है इनकी एडिशन हो सकती है। तो इनके एडिशन रिएक्शन जो है उसमें अगर हम हाइड्रोजनेशन की जिक्र करें तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो इनको कैटालाइटिक एडिशन कहा जाता है। इसमें हम निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम ये यूज़ करते हैं। प्लेटिनम जो है 25 डिग्री, और ये निकल जो है 250 से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है प्रोवाइड करते हैं पैलेडियम और निकल में। इनके अलावा हेलोजिनेशन में हम हेलोजन की एडिशन करते हैं, और इससे विसिनल डाइहेलाइड बनता है। विसिनल का मतलब विसिनस से निकला है, और विसिनस का मतलब है नाइबर, यानी आपके पास 2 एडजेसेंट कार्बन पर हेलोजन जो है लगे हो। अगर एक ही कार्बन के साथ जुड़े हो तो इनको जेमिनल कहा जाता है, ट्वेन। हाइड्रोजन हाइड्रोहेलोजिनेशन, जिसमें हम एल्कीन के साथ हाइड्रोजन और हेलोजन को ऐड करते हैं, तो इससे हेलो अल्केन बनेगा। हाइड्रेशन में हम अल्कीन में वाटर ऐड करते हैं, और इससे अल्कोहल बनता है। और जब अल्कोहल का एसिड की मौजूदगी में डिहाइड्रेशन करते हैं, तो आपके पास वापस जो है अल्कीन और ये वाटर मालिक्यूल बनेंगे। तो आपके पास ये हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ये एक दूसरे के अपोजिट है। अल्कीन में जो है usually undergo the free radical substitution reaction like alkane, because the carbon-carbon double bond is much more reactive than कार्बन हाइड्रोजन। ये भी फ्री रेडिकल रिएक्शन जो है ये नहीं दे सकता जिस तरह अल्केन देता है। इसमें आपके पास एडिशन रिएक्शन जो है ये होंगे पाई बॉन्ड की वजह से, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है। लेकिन अल्केन में जो है पाई बॉन्ड नहीं होता, तो एक हाइड्रोजन वो निकलेगा और इसके बदले जो है दूसरा कोई स्पीशीज़ आएगा, तो उसकी सब्स्टिट्यूशन होगी। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फ्री रेडिकल रिएक्शन उनको कहेंगे। ये आपके पास प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन के तरीक़ाकार दिए हैं। एक है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जैसे हमने जिक्र किया कि आपके पास ये इथाइल अल्कोहल का मालिक्यूल है, तो एक साइड से OH और दूसरी साइड से H पॉजिटिव ये निकलेगा। नंबर 1 H2SO4 प्रोटॉन डोनेट करता है, तो अगर ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करे तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन समेत निकलेगा। यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
ये अपने आप को स्टेबलाइज़ करने के लिए यहाँ से प्रोटॉन रिलीज़ करेगा, इनके दोनों इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, एक इनके लिए और एक इनके लिए, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड और ये H पॉजिटिव की शक्ल में निकलेगा, ये एसिड वापस जो है एक्सेप्ट कर लेगा। तो हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो है, इनके ऊपर क्या पॉइंट्स आ सकते हैं। डिहाइड्रेशन एक एलिमिनेशन रिएक्शन है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और रिजल्ट में आपके पास जो है अल्कीन बनेगा जब अल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाए। ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है, इसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड यूज़ करते हैं और ये इनको हम कहेंगे कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं। द रिएक्शन इज़ यूजुअली कैरिड आउट एट 170 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन होगा। अगर हमारे पास ये रिएक्शन 140 पर हो तो फिर इथाइल अल्कोहल जो है आपस में मिलकर ईथर बनाते हैं C2H5OH और ये दूसरा मॉलिक्यूल जो है HOC2H5, तो एक का OH और दूसरे का H मिलकर ये वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं और ये ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है C2H5OC2H5, तो ये ईथर जो है बनाएगा 140 अगर टेम्परेचर हो। ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन OH इज रिमूव फ्रॉम द वन कार्बन एंड द हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम द एडजेसेंट बीटा कार्बन, जिसके ऊपर ये OH लगा हुआ है तो इनको अल्फा और इसके बराबर में जो है इनको बीटा, तो बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा और जब आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड हो जिसमें यानी यहाँ पर OH लगा हुआ है और यहाँ पर जो है ये आपके पास अल्काइल हाइड्रोजन और ये अल्काइल और यहाँ पर जो है CH, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हम सेट ज़िप रूल को देखेंगे। सेट ज़िप रूल हमें ये कहता है कि आपके पास ये दो बीटा कार्बन है तो बीटा हाइड्रोजन वो एलिमिनेट करेगा जिनके पास पहले से हाइड्रोजन कम है, तो आपके पास यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं बनेगा बल्कि यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा और ये वाला हाइड्रोजन जो है रिलीज़ होगा। तो ये पॉइंट याद रखिए, सेट ज़िप रूल F से भी करते हैं, VE भी करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाएगा। तो जब एडिशन करते हैं वहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करते हैं और जब एलिमिनेशन करते हैं तो यहाँ पर सेट ज़िप रूल जो है ये फॉलो होता है। तो सेट ज़िप रूल क्या कहता है कि जब बीटा कार्बन दो मौजूद हो तो वहाँ पर हम हाइड्रोजन उससे निकालेंगे जहाँ पर जिसके पास कम हो हाइड्रोजन, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड हो। द प्रोडक्ट फॉलो द सेट ज़िप रूल। सेट ज़िप ये स्पेल भी यूज़ होता है और वो भी रूल, ये जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा जिनके पास ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे तो वो अपने आप को ज़्यादा स्टेबलाइज रख सकता है, इसलिए हम तरजीह देंगे जहाँ पर बीटा हाइड्रोजन कम होंगे वहाँ से रिमूव करेंगे। आपके पास टर्शरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं टर्शरी सेकेंडरी से और सेकेंडरी प्राइमरी से। प्राइमरी अल्कोहल यूजुअली E2 मैकेनिज़्म, इससे याद रखिए कि 2 थिंग हैपन एट अ टाइम, 2 स्टेप जो है आपके पास जो है एक ही 2 काम एक ही स्टेप में होते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल में E2 मैकेनिज़्म फॉलो होगा और जो आपके पास सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल होंगे उसमें E1 से याद रखिए कि एक वक्त में एक काम होता है, तो ये आपके 2 स्टेप हो जाएंगे। एक दफ़ा आपके पास हेलोजन या OH वो निकल जाएगा और फिर बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जो है वो निकलेगा एज ए प्रोटॉन के शक्ल में। द रेट ऑफ डिहाइड्रेशन डिपेंड ऑन कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी के ऊपर जो है डिपेंड करेगा। टर्शरी की सबसे ज़्यादा है, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की, और जिस तरह हमने जिक्र किया कि 170 जो है हाईयर टेम्परेचर एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करता है। अगर टेम्परेचर कम हो तो आपस में मिलकर ईथर बनाएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ये अल्काइल हैलाइड, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 3, तो जब यहाँ पर एलिमिनेशन होगी तो आपके पास मेन प्रोडक्ट जो है ज़्यादा ही बनेगा क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर जो है 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं और ये वाला माइनर प्रोडक्ट होगा। तो ये डिहाइड्रो हेलोजनेशन से भी हम अल्कीन बना सकते हैं। एक तरीका था अल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल की रिमूवल, और ये तरीका है कि हम हाइड्रोजन और हेलोजन को रिमूव कर दे अल्काइल हैलाइड से, यानी HCl, HBr, HI अल्काइल हैलाइड से जब ये निकालेंगे तो हमारे पास अल्कीन बनेगा।
इसमें अल्कोहलिक KOH ये यूज़ होगा, एक्वियस नहीं होगा। जब आप एक्वियस यूज़ करेंगे, एक्वियस मीडियम, तो जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का OH है, ये वाटर मालिक्यूल जो है, वाटर मालिक्यूल इस तरह सराउंड कर लेते हैं इनको कि ये प्रोटॉनों को एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, यानी इनको सिर्फ एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पर जो है फिर काम करना होगा। और जब ये हम अल्कोहल मीडियम जब यूज़ करते हैं तो फिर ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, यानी अल्कोहल की मौजूदगी में OH एक्ट एज ए बेस। और जब वाटर यूज़ करेंगे तो ये प्रोटॉन के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, सिर्फ यहाँ पर जो है इनके पास ये पार्शियली पॉजिटिव कार्बन जो है यहाँ तक आ सकता है। तो वाटर के मौजूदगी में ये जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम करेगा। तो सॉल्वेंट चेंज करने से रिएक्शन जो है चेंज होगा, फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, OH आ जाएगा और ब्रोमीन जो है निकल जाएगा। कंडीशन जो है इसमें हीट, अल्कोहलिक मीडियम, नॉट एक्वियस मीडियम, जैसे हमने एक्सप्लेन किया, फिर सब्स्टिट्यूशन होगी, एलिमिनेशन नहीं होगी। रोल ऑफ अल्कोहल KOH ये एक स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पर इसमें काम करेगा। और बीटा हाइड्रोजन जो है एडजेसेंट कार्बन से निकलेगा। बीटा कौन सा होगा? ये इसके बराबर में जो मौजूद है। अगर दोनों साइड पे हाइड्रोजन की तादाद बराबर है, फिर आपके पास चॉइस है कि जो भी जिस साइड से भी आप निकालेंगे एक ही प्रोडक्ट बनेगा। ये इनके की पॉइंट्स हैं कि किस तरह से इनके ऊपर MCQs आ सकते हैं। जिस तरह हमने जिक्र किया कि अल्कोहलिक KOH फेवर एलिमिनेशन, नॉट सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन कब होगा? जब आप वाटर को यूज़ करेंगे। और इसमें डिहाइड्रो हेलोजनेशन इज़ आल्सो कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन भी इनको कहा जाता है। डी मीन रिमूवल, हाइड्रो हाइड्रोजन और हेलोजन हेलोजन। वन मालिक्यूल ऑफ HX रिमूव, एक मालिक्यूल जो है HX का रिमूव होगा, HCl, HBr, HI। और इसी तरह द रिएक्शन कन्वर्ट हेलो अल्केन इनटू अल्कीन, हेलो अल्केन से अल्कीन बन जाएगा। हीट इंक्रीज द रेट ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, जैसे हम एलिमिनेशन रिएक्शन में हीट इंक्रीज़ करेंगे तो आसानी से बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये हाई टेम्परेचर जो है एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करेगा। द कार्बन अटैच टू द हेलोजन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, और जो उसके एडजेसेंट में होते हैं उनको बीटा कार्बन, और उसके हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन कहेंगे। जहाँ पर बीटा हाइड्रोजन अगर ना हो, जैसे आपके पास ये यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ पर जो है 3 अल्काइल ग्रुप लगे हैं और इनके पास भी हाइड्रोजन नहीं है और इनके पास भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये जो है यहाँ पर आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगी। ये बेंजीन के ऊपर जो है किस तरह के MCQs आ सकते हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है ये आपके सिलेबस में शामिल है। तो बेंजीन के ऊपर जो है हर एक कार्बन जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में मौजूद है, ये sp2 हेब्रिडाइज है। हर एक कार्बन जो है sp2 हेब्रिडाइज है। ये 3 सिग्मा बॉन्ड 2 कार्बन के साथ और एक बाहर हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है। तो ये हर एक कार्बन की हेब्रिडाइजेशन sp2 होगी। इनकी हेक्सागोनल प्लानर शेप है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉनों की कंजुगेशन होगी, डीलोकलाइजेशन होगी। बॉन्ड एंगल sp2 में 120 होगा और टोटल जो है आपके पास इसमें 12 सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 कार्बन कार्बन के बीच में और 6 कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। और जो आपके पास पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड 3 इसमें मौजूद होंगे जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल बनाते हैं, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ जो है 1.39 एंगस्ट्रॉम या 139 पिकोमीटर। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है ये 154 पिकोमीटर है। और इसी तरह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है 134 पिकोमीटर है। लेकिन बेंजीन में कार्बन कार्बन डबल और सिंगल बॉन्ड टोटली आपको 139 पिकोमीटर ये रिज़ल्ट देता है। किस वजह से? डीलोकलाइजेशन की वजह से, कि वो डबल बॉन्ड इतना रैपिडली चेंज होगा कि हमें ना 154 का रिज़ल्ट मिलेगा और ना 134 का। 139.5 या 139 पिकोमीटर ये जो है इनका बॉन्ड लेंथ होगा। और ये हकल रूल के फार्मूले के मुताबिक 4n+2 6 इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है। यहाँ पर अगर हम 1 लगाएंगे तो ये 4 से मल्टीप्लाई करके आपके पास 4 आ जाएगा और +2, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है।
तो ये साइक्लिक भी है, इसमें कंटिन्यूस कंजुगेशन भी मौजूद है, प्लानर है, और ये फार्मूला जो हगल का है इनको ओबे कर रहा है, तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इस सर्कल से ये हमें जो है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो है प्लानर स्ट्रक्चर के ऊपर रिवॉल्व करते हैं वो दिखाया जाता है। रेजोनेंस कौन सा फिनोमेना है? बेंजीन के अलावा कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड करने के लिए एक लीवियस का स्ट्रक्चर से काम नहीं चलता, बल्कि हम दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस फिनोमेना को रेजोनेंस कहा जाता है। जैसे किकोले के मुताबिक जो रेजोनेंस हाइब्रिड है इसमें 80% कंट्रीब्यूशन किकोले स्ट्रक्चर की है कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर अभी तक बेंजीन का जो है प्रॉपर सही स्ट्रक्चर डिस्कवर नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक ये हमें रिज़ल्ट जो है सही दे रहा है। ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। और हमेशा जो है याद रखिए कि हम रिवर्सिबल एरो वो वाला एरो इसमें यूज़ नहीं करेंगे। ये इक्विलिब्रियम रेजोनेंस के लिए ये एरो जो है यूज़ होगा। वो तीन स्ट्रक्चर जो है ड्यूआर स्ट्रक्चर कहलाते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, इसमें बॉन्ड लिंक जो है बहुत ज़्यादा होती हैं। तो 80% कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में जो है ये होगी। यानी ये जितने भी शेप है इसमें, तो असल शेप असल स्ट्रक्चर बेंजीन की मालूम नहीं है, तो ये हम रेजोनेंस हाइब्रिड ये स्ट्रक्चर लेते हैं। इनको रॉबिन्सन स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, रॉबिन्सन स्ट्रक्चर, और इस सर्कल को रॉबिन्सन सर्कल कहा जाता है। रेजोनेंस के लिए क्या कंडीशन होंगे? रेजोनेंस सिर्फ इलेक्ट्रॉन इसमें डीलोकलाइज होंगे, जो पाई इलेक्ट्रॉन है एटम की पोजीशन जो है चेंज नहीं होगी। तमाम जो स्ट्रक्चर होंगे उसमें अगर चार्ज मौजूद है, आयंस हैं, तो चार्ज सब में बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर हमारे पास है कार्बोनेट, तो अगर हम कार्बोनेट का एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो अगर ये डबल बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो कार्बन 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, तो हम इनको यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, ये आपके पास नेगेटिव और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह अगर ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये शिफ्ट हो जाएगा, तो आपके पास ये जो है इस तरह नेगेटिव नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड। तो हर एक स्ट्रक्चर में ये जो चार्ज है ये बराबर है, और जो एटमों की पोजीशन है वो फिक्स है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स है, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन जो है अपनी जगह जो है चेंज करती है, और इसी डीलोकलाइजेशन से स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होगी, एनर्जी कम होगी। और जो हमारे पास द एक्चुअल मॉलिक्यूल इज़ रेजोनेंस हाइब्रिड, हम इन सब का जो है मिलाकर रेजोनेंस हाइब्रिड इनको एक्चुअल स्ट्रक्चर मानते हैं। रेजोनेंस डिक्रीज द ओवरऑल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, इससे जो है इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन से एनर्जी कम होगी, तो इससे स्टेबिलिटी आएगी। जैसे यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन फिक्स पोजीशन पर ना हो, तो अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो उनको अवेलेबल नहीं होगा, तो इस वजह से डीलोकलाइजेशन की वजह से जो है स्टेबिलिटी आती है। ये आपके पास जो हमने जिक्र किया कि हम ये एरो यूज़ नहीं करेंगे, वो वाला एरो यूज़ करेंगे। सिग्मा बॉन्ड जो है वो चेंज नहीं होंगे, उनकी पोजीशन, उनके इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, एटमों की पोजीशन। और जो रेजोनेंस हाइब्रिड है तमाम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर से वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ये जो स्ट्रक्चर है इनको किकोले ने बनाया है, तो इनको किकोले स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इनको भी कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये कहते हैं। ये जनरल नेम है, और डीवार स्ट्रक्चर इनका अपना स्पेशल नेम है, और इनको भी हम ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर का नाम दे सकते हैं। ये जो पॉइंट मैंने आपको ज़ुबानी बताए वो यहाँ पर ये मौजूद है। इनके ऊपर क्या MCQs आ सकते हैं? नंबर 1, द कार्बन डबल बॉन्ड एंड एथीन कंसिस्ट ऑफ, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो उसमें कौन से बॉन्ड मौजूद होंगे? 2 सिग्मा होंगे या 2 पाई होंगे, 1 सिग्मा। तो हमने स्टार्ट में जिक्र किया था कि जब भी आपके पास
दो एटमों के बीच में अगर डबल बॉन्ड मौजूद है तो एक सिग्मा होगा और दूसरा पाई बॉन्ड होगा। बेंजीन हैज़ हाउ मेनी कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ इक्वल लेंथ, तो इसमें 6 होंगे, जैसे हमने जिक्र किया कि 6 जो है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में और 6 जो है कार्बन कार्बन के बीच में, ये इक्वल स्ट्रेंथ लेंथ के होंगे। अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एंड बेंजीन, बेंजीन में जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ये above and below the plane of the ring, only above at the center and the plane, तो ये बी वाला ऑप्शन जो है above and below रिंग के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इनकी मौजूद होगी। अल्कोहल की जब डिहाइड्रेशन करेंगे तो फॉर्म अल्कीन इज जनरली कैरिड आउट, हम क्या यूज़ करते हैं इनके लिए, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड को जो है यूज़ करते हैं और हीट भी देते हैं, तो बी ऑप्शन ये सही है। द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल फॉलो विच रूल व्हेन मोर देन वन अल्कीन कैन फॉर्म, कौन सा रूल एलिमिनेशन रिएक्शन में यूज़ होगा, तो सेट-ज़ेप। और मार्कोनी-कॉफ रूल को कब यूज़ करते हैं, जब एडिशन करते हैं। मार्कोनी-कॉफ रूल हमें क्या कहता है कि हम वहाँ पर एडिशन करेंगे, यानी ये आपके पास अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और हम यहाँ पर जो है पोलर मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे, सपोज़ आपके पास वाटर है, तो आप यहाँ पर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सराउंड में ये पॉजिटिव पार्ट उसको देंगे जहाँ पर ऑलरेडी हाइड्रोजन ज़्यादा मौजूद हो, और जहाँ पर कम मौजूद हो वहाँ पर नेगेटिव पार्ट देंगे। और जब सेट-ज़ेप रूल क्या कहता है कि जब हम एलिमिनेशन करेंगे, जब निकालेंगे, तो हाइड्रोजन वहाँ से निकलेगा उस बीटा कार्बन से जहाँ पर पहले से हाइड्रोजन कम हो। डिहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ, तो नाम से ज़ाहिर है डिहाइड्रोहेलोजनेशन, हाइड्रोजन और हेलोजन जो है हम इसमें रिमूव करते हैं जो एडजेसेंट कार्बन होते हैं। डिहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज टिपिकली कैरिड आउट यूजिंग, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने ये जिक्र किया था कि हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और ये अल्कोहलिक मीडियम ये यूज़ करते हैं। अगर हम इनके बजाय जो है वाटर यूज़ करें तो फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। रेजोनेंस एनर्जी और डीलोकलाइजेशन एनर्जी या स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ बेंजीन, ये क्या चीज़ है, जो हमारे पास कैलकुलेटेड एनर्जी है और जो ऑब्जर्व एनर्जी है उनके बीच में जो डिफरेंस हैं, यानी हम जो कैलकुलेट करते हैं कि एक डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर जो हम एडिशन करते हैं हाइड्रोजन की, तो इससे 120 किलो जूल पर मोल ये एनर्जी निकलेगी। तो बेंजीन में आपके पास 3 पाई बॉन्ड मौजूद है, तो अगर यहाँ पर हम 3 मॉलिक्यूल की एडिशन करेंगे तो 3 × 120 आपके पास ये 360 इतनी एनर्जी जो है रिलीज़ होनी चाहिए। तो ये आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू है, लेकिन ऑब्ज़र्व वैल्यू हमारे पास 208 है, तो इनके डिफरेंस जो है 152 आता है। तो इस 152 किलो जूल पर मोल को बेंजीन का स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। तो अगर ये डिफिनीशन समझ में ना आए तो सैम्पल आप जो है डिफरेंस बिटवीन द कैलकुलेटेड एंड ऑब्जर्व एनर्जी, ये हमारे पास कैलकुलेटेड एनर्जी है थ्योरेटिकली, और जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है वो 208 है। जैसे जब भी हम स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो सब्सटेंस की कंबशन करते हैं या उनकी हाइड्रोजनेशन करते हैं, तो वहाँ से इनको कैलकुलेट किया जाता है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो 120 किलो जूल पर मोल ये एनर्जी रिलीज़ करेगा। बेंजीन में 3 मौजूद है तो -360 इतनी रिलीज़ करनी चाहिए, लेकिन जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है बेंजीन के लिए वो 208 है। इनका डिफरेंस जो है आपके पास 152 किलो जूल या 336 कैलोरीज़। इनको अगर आपके पास 1 कैलोरी ये इक्वल है 4.8 जूल के, तो अगर इनको हम 4.8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये 36 कैलोरीज़ ये वैल्यू आएगी। तो इनको स्टेबलाइजेशन एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी, डीलोकलाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं
ये आपके पास साइक्लोहेक्सीन है, तो इसमें अगर H2 ऐड करेंगे तो वो साइक्लोहेक्सेन जब इससे बनेगा तो आपके पास 120 किलो जूल इतनी एनर्जी जो है रिलीज़ कर देनी चाहिए। इसी तरह अगर दो मौजूद है डबल बॉन्ड तो ये 231 रिलीज़ करता है, तकरीबन 120 के, डबल है 240 के करीब है। तो इसी तरह अगर बेंजीन इसी फॉर्म में है, 3 डबल बॉन्ड मौजूद है तो इनको 360 एनर्जी रिलीज़ कर देनी चाहिए साइक्लोहेक्सेन तक आने में, यानी 3 हाइड्रोजन मालिक्यूल जब इसमें ऐड करेंगे। लेकिन बेंजीन असल में इतना जो है एनर्जी रिलीज़ करता है 208, तो इनका डिफरेंस हमारे पास जो है ये आता है 152 या 36 कैलोरीज इनको रेजोनेंस एनर्जी। और ये किस लिए ये एनर्जी कम है, ये क्यों ज़्यादा स्टेबल है, तो हम कहेंगे डीलोकलाइजेशन की वजह से। ये अल्केन, अल्कीन और बेंजीन में जब कंपैरिजन करेंगे तो आपके पास अल्केन ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? इसमें टोटली जो है सिग्मा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। फिर आपके पास जो है अल्कीन ये आएगा, इसमें पाई बॉन्ड मौजूद हैं और सिग्मा बॉन्ड भी है, लेकिन इसमें कॉन्जुगेशन नहीं होती, इसमें डीलोकलाइजेशन नहीं होती, तो आपके पास अल्कीन फिर इनकी रिएक्टिविटी ये जो है बढ़ जाएगी। अगर ये स्टेबिलिटी के हवाले से हो तो अल्केन ज़्यादा स्टेबल है, फिर इनके बाद अल्कीन और फिर जो है आपके पास बेंजीन। तो ये रिएक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। और रीज़न कि यहाँ पर टोटली सिग्मा, यहाँ पर पाई मौजूद है, पाई तो यहाँ पर भी मौजूद है लेकिन यहाँ पर डीलोकलाइजेशन होगी, तो इस वजह से बेंजीन जो है ज़्यादा स्टेबल होगा। इन स्लाइड्स को आप रीड कर लें, इनसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये जो मैंने आपको ज़ुबानी बता दिया ये इसमें मौजूद है। बेंजीन में सिर्फ कब जो है एडिशन रिएक्शन जो है ये हो सकता है जब हार्श कंडीशन हो, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर हो, 250 से 300 और निकल मेटल की मौजूदगी में, प्लेटिनम पैलेडियम के मौजूदगी में 150 डिग्री सेल्सियस, और ये प्रेशर जो है आपके पास 100 से 150 ATM, तो फिर जो है ये इनमें एडिशन रिएक्शन जो है होगी और हाई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की इंटेंसिटी जो है होनी चाहिए। नॉर्मल कंडीशन में बेंजीन जो है अपने एरोमेटिसिटी को बरकरार रखने के लिए, डीलोकलाइजेशन को मेंटेन रखने के लिए, ये जो है जो साइड चेन टॉलिन जिस तरह इसमें लगा हुआ है CH3, तो पहले जो है वहाँ पर आपके पास ये एडिशन होगी। आपके पास जब बेंजीन का एक वैलेंसी अगर खाली हो खुद यहाँ पर कार्बन की, तो इनको फिनाइल कहा जाता है, फिनाइल या एराइल कहा जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर कार्बन मौजूद है और इनकी एक वैलेंसी खाली है या और कोई एटम यहाँ पर अटैच है हाइड्रोजन के अलावा, तो फिर इनको जो है बेंजाइल का नाम दिया जाता है, बेंजाइल। और जब यहाँ पर 2 एटम अटैच हों यानी हाइड्रोजन ना हो, फिर इनको जो है हम नाम देते हैं बेंजाइल, बेंजाल। ये फिनाइल है जब खुद इनकी वैलेंसी खाली हो, और जब एक खाली हो ऊपर CH3 में तो बेंजाइल, फिर बेंजाल। अगर तीनों खाली हो या तीनों यहाँ पर सपोज क्लोरीन लगे हैं जिस तरह यहाँ पर है, फिर इनको बेंजो कहेंगे, जैसे इनका नाम होगा बेंजो ट्राइक्लोराइड। ये जो आपके पास है ये है बेंजो ट्राइक्लोराइड। तो पहले जो है आपके पास ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वहाँ पर प्री रेडिकल रिएक्शन होगा। अगर हमारे पास क्लोरीन एक्सेस में है और स्ट्रांग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो फिर हमारे पास जो है ये फोर्सिंग रिएक्शन जो है ये फिर तभी यहाँ पर पॉसिबल है कि क्लोरीन की एडिशन हो। नॉर्मल कंडीशन में वहाँ पर ब्रांच के ऊपर जो है ये एडिशन होगी। इंशाल्लाह कल इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जो है ये पढ़ेंगे। आज तक इतना काफ़ी है, शुक्रिया।